देखो क्वेश्चन नंबर 11 है 4, 5, 6, 14 और 100.5। अब यहाँ से देखो 4 से हमें 5 लेके आना है, तो जाहिर सी बात है 1 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ जी। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 बन जाए 4, फिर एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब 5 से हमें 6 लेके आना है, तो एक तो तरीका ये है कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 हो जाएगा, फिर एक ऐड कर दो, 6 हो जाएगा। अब 6 से 14 पे जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हो जाएगा, और फिर 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। अभी क्या पैटर्न टूट गया, यहाँ पे एक एक से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 2 से हो रहा है, यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ, पैटर्न टूट गया, तो ये इसमें फिर नहीं लगेगी, कोई और इसमें लगाना पड़ेगा, ये इसमें नहीं लगेगा, और किसी तरीके से ये सॉल्व होगी। दूसरा तरीका लगाते हैं, 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7.5। 7.5। और 7.5 में फिर 1.5 घटाते हैं तो फिर 6 आएगा। उसके बाद 6 से फिर जाना है, तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 ऐड कर देंगे। अब ये पैटर्न बन गया, पहले 1 से किया, फिर 1.5 से, 2 से, तो अब किससे करेंगे? 2.5 से। 2.5 से। 2.5 से करेंगे। यहाँ पे 1 ऐड किया, फिर यहाँ पे 1.5 घटा दिया, फिर 2 जोड़ा, अब 2.5 घटाएंगे ना। अभी ये देखो, इसको करो, 14 को 2 से किया 28 हो गया, और 0.5 का मतलब आधा, 14 का आधा 7 हो जाएगा, 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 35। 35। और फिर इसमें से 2 घटाओ 33, फिर आधा घटा दो 32.5 आ गई। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है 32.5 ए पार्ट आएगा। और अब क्या अगला स्टेप क्या होगा? 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 जोड़ेंगे, और 3 जोड़ेंगे। और फिर ये अगला वाला 100.5 आएगा। वो करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। चलो अगला करते हैं, 8 फिर 4, देखो आधा हो गया, 8 का क्या किया उसने? आधा कर दिया। तो आधा कब होता है? जब उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें। 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 कर, हाँ 1/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। अब 4 को, हाँ यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 4 का 8 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को 4 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये तो डबल हो रहा है नंबर, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, अब 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 8 को, 32 को एज्यूम कर लो कि 30 और 2 है, 8 को 30 से किया तो 240 हो गया, 8 को 2 से करेंगे 16, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 256 आंसर आ जाएगा। हाँ, ई पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 to 7। 2 के बाद फिर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 से ही होगा, है ना। हाँ, तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा। 2 को 1 से किया तो 2 हो गया, अब 2 को करे किया 3 से तो 6 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ा तो 7 होगा। तो पैटर्न नहीं बन रहा, पैटर्न खराब हो गया, है ना। हाँ, ये नहीं बनेगा। हाँ, तो दूसरा लगाते हैं, ये सबसे टफ पैटर्न होता है, ये वाला जो इस क्वेश्चन में है, और कल भी इसके 2 क्वेश्चन किए थे। 2 को पहले इसमें 1 जोड़ा, हाँ हाँ, एक स्क्वायर करके जोड़ा, फिर 1 घटा दी, तो पहले आ गया 2, फिर 2 में 2 का स्क्वायर जोड़ा, 4 हो गया, फिर 1 जोड़ दिया, 7 हो गया, फिर 7 में 3 का स्क्वायर किया, 7 को 3 का स्क्वायर किया, फिर 1 जोड़ा, 26। 9 और 7 15 और 1 16 हुआ।
इस 26 नहीं आएगा फिर? नहीं 3 3 9। हाँ 9 9 7 16 और 1 17 घटाएंगे तो फिर 16 आ जाएंगे, है ना। पर हाँ जी। और आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा कोई भी, है ना। हाँ जी। ये पैटर्न नहीं लगेगा, कोई और पैटर्न लगाते हैं, ये पैटर्न नहीं लगेगा इसमें। देखो दो आगे अगला टर्म लेते हैं, 2 से हमें 7 बनाना है, तो 2 में फिर 2 का स्क्वायर जो ऐड किया, 4 और 2 6 और 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया। यहाँ तक तो सही बन रहा है। आगे आंसर मैच करने को अब क्या करते हैं, 7 लिखते हैं, यहाँ पे 1 का किया, यहाँ 2 डबल हो गया, अब 2 का डबल करते हैं 4 किया, पहले 1 घटाया फिर जोड़ा, अब घटाते हैं, तो 4 चौक 16, 16 में 7 ऐड कर देंगे 23, फिर 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 22। अब क्या करेंगे अगला टर्म 22, आंसर तो आ गया 22, अब क्या देखो 87 आ रहा है, फिर सही होगा। तो पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का, अब कितने का स्क्वायर आएगा, 8 का। 8 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, नहीं 86 और फिर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 87, ठीक है, हाँ जी। मतलब सही है, ये ठीक है। चलो अगला करते हैं 6 8 8 22, तो उसके बाद भरना क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 6 से पहले 8 लाना है, तो 6 से 8 कैसे आएगा, पहले 6 को 1 से किया, 6 हो गया, फिर 2 जोड़ दिया, है ना, 8 हो जाएगा। और 8 को 8 ही रखा है इसने, तो 8 को 8 ही रखा है, तो फिर 8 को 1.5 से कर लेते हैं, तो 12 हो जाएगा। 8 को 1 से किया 8 हो गया, 8 को 5 से किया 4 हो गया, तो 12 हो गया। अभी इसमें से 4 घटा दो तो फिर से 8 आ जाएगा। अभी 22 लेके आना, 8 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 16 हो जाएगा, पहले 2 जोड़ा फिर 4 घटाया, अब 6 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा। अभी ये सीरीज ठीक बन रही है, तो अभी 2 22 1 1.5 2, अब 2.5 से करेंगे, 22 का 2 से किया 44.5 का मतलब आधा, 22 का आधा कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा 55, और फिर इसमें से कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे, तो कितना बचेगा 55 से 8 घटा दो 47, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। फिर अगला टर्म क्या बनेगा, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें 10 जोड़ देना, आंसर आएगा, अगला टर्म है। ये समझ लग गया। जसप्रीत ये समझ लग गया क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 लग गया सर जसप्रीत समझ में। हाँ जी सर। ओके ओके, चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखो 4 दिया है, फिर 14 दिया है, पहले तो यहीं पे अगला टर्म ही गायब है, तो ऐसे पता नहीं लगता। 14 40 में देखो इसमें क्या पैटर्न लगा है, फिर वो अगला पैटर्न पता लगेगा। इसमें गैप देखते हैं, 14 से 40 घटा दो, 26 का गैप है, इसमें से ये घटा दो, यहाँ 48 का गैप है, इसमें से ये घटा दो, यहाँ 82 का गैप आ रहा है ना। हाँ जी। अब इसमें देखो कोई पैटर्न बन रहा है,
कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, नहीं। ऐसे नहीं बने। अब देखो इसमें क्या किया हुआ है, उसमें वही स्क्वायर वाला ही पैटर्न है। पहले एक का स्क्वायर किया, फिर एक जोड़ दिया, 6 हो गया। फिर 6 में 3 का स्क्वायर किया, फिर एक घटा दिया, 14। फिर 14 में 5 का स्क्वायर किया, और नंबर सीरीज चल रही है, फिर एक जोड़ दिया, 14। तो ये देखो इस तरह के ना टिपिकल क्वेश्चन है। ये एग्जाम में समझ, ये एग्जाम में एकदम से दिमाग में नहीं आते। ठीक है। इतने टफ टफ पैटर्न है कि ये दिमाग में बिना जैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आते ही नहीं उस टाइम में एग्जाम में दिमाग में। अगला है, अगला है 6 6 7। तो 6 का 1 से करेंगे, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें भी वही पैटर्न है कि 1 भाई ऐड करो, हाँ 1 ऐड कर दो 6, और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो गया। 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा, फिर 3 घटा दो तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में अगला आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर एक घटा दो, फिर 5 जोड़ दो तो ये आएगा आपका 25। 25। फिर 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 1 2 घटा रहे हैं यहाँ पे, तो अब नंबर आएगा 2 का, 2 घटा देंगे, फिर 7 घटा देंगे तो 91। तो इस तरह से ये सीरीज बन रही है। तो ये बहुत टिपिकल है। पहले ये पैटर्न दिमाग में जल्दी आता नहीं एग्जाम। तो इसका आंसर आ रहा था 25, ये रहा चौथा आंसर है। नेक्स्ट है 2 5 17 50 122। अब ये भी वैसा ही पैटर्न है, वो क्यूब वाला ही है। 2 में 1 का क्यूब जोड़ दिया और 2 जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। फिर 5 में 2 का क्यूब किया, फिर 4 जोड़ दिए तो 17 हो जाएगा। फिर 17 में 1 का 2 का 3 का क्यूब करेंगे, फिर 6 जोड़ देंगे तो 17 और 27, 37 7 45 और 6, ये 50 हो गई। अब 50 में 4 का क्यूब जोड़ेंगे, 64 प्लस 8 जोड़ देंगे तो 64 प्लस 50 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 122। बोल तो लिखा ही हुआ था। अगला क्या करेंगे, 122 प्लस 5 का क्यूब प्लस 10 जोड़ देंगे। ये 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 10 हो जाएगा 135 और 122, 257 आंसर है, 257 आंसर है। अगला है 2 9 39 161। तो 2 से 9 लेके आना है। 2 से 9 कैसे आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 जोड़ दो। फिर 9 से 9 को 39 लाना है, तो 4 से करेंगे, 36 हो जाएगा और 3 जोड़ देंगे। फिर 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 9 36, 156 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ देंगे 100। तो ये सीरीज चल रही है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑड नंबर सीरीज ऐड कर रहे हैं। हाँ जी। 1 3 5 7 जोड़ देंगे तो 44 और 7 51, तो ये चौथा आंसर आ जाएगा 651। अगला देखो, जब ये दूसरे नंबर पे गैप आ जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम होती है करने में, फिर पता ही लगता पैटर्न क्या बनाना। तो नंबर से देख के पता लग जाएगा, 4 5 7 8 9 दिए, तो 5 को करके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 10, फिर 2 घटा के देखा 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, फिर 4 जोड़ दिए 20, फिर अब फिर से 20 से 2 से किया तो 40, अब 6 घटा देंगे तो 34। ठीक है, यही पैटर्न बन रहा है, तो 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो जब ना पता लगे ना तो पीछे फिर गैप देखते हैं, इनमें इसको इसमें से घटाते हैं। यहाँ 14 बचे, यहाँ पे आपका 42 बचेगा, यहाँ पे घटा दिया
यहाँ 6 बचेगा, है ना। हाँ जी। अब देखो कोई बन रहा है पैटर्न, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, कोई बन ही नहीं रहा ना, कुछ बन ही नहीं रहा, ये ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 5, 6, 10, 33, 128। तो ये तो आसान है, 5 को 1 से किया 5 हो गया, 1 जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 6 को 2 से किया 12 हो गया, 2 घटा दो 10 हो गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, फिर 3 जोड़ दो, ये आसान है 33। फिर 33 को 4 से किया, फिर 4 घटा दो, ये तो आसान निकला। 128 को 5 से किया और फिर इसमें 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये कितना आसान है, पूरा नहीं करना पड़ेगा। देखो 5 अट्ठे 40, पीछे 0 आएगा, हाँ जी। अब फिर 5 जोड़ देंगे तो 5 आएगा, मतलब 645 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही के पीछे 5 दिया है ना। हाँ जी। एग्जाम में ऐसे टाइम बचा लेते हैं, तो ये समझ लगे। हाँ जी। चलो आज का टेस्ट वाला करते हैं। अब देखो ये जो पहला सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था, वुड हैव टू गो होम, ये इसमें कोई एरर नहीं थी, ये एकदम ठीक है। ठीक। इसमें तो कोई एरर थी नहीं, ये एकदम ठीक है। इसका डी पार्ट आ जाना था आंसर, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ ये ना कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये जो कंडीशनल है, जब इफ से सेंटेंस शुरू होता है और यहाँ पे जब पास्ट परफेक्ट होता है, तो ये इधर का भी जो वर्ब होता है उसको भी परफेक्ट में होता है, तो वुड हैव ही रहेगा, तो ये एकदम ठीक है। जैसे फर्स्ट कंडीशनल होता है, जैसे इसमें क्या होता है, इफ से स्टार्टिंग होती है, आज जो इफ के साथ वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, विल लगा होता है, तो ये बाद वाला ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इस तरह से। ऐसे ये फोर्थ कंडीशनल है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे भी परफेक्ट होगा, तो वुड हैव आ जाएगा, तो ये इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा है, इसमें लिखा है इफ यू हैव सम डाउट्स, सम डाउट्स नहीं आएगा, इफ यू हैव एनी डाउट आएगा ये इसमें। हाँ जी। फ्यू अ फ्यू, ये काउंटिंग, ये जो है ये नहीं यूज होंगे काउंटिंग के लिए, डाउट्स के लिए नेगेटिव में एनी यूज होगा, इफ यू हैव एनी डाउट्स। नेक्स्ट है स्केर्सली ही एंटर्ड, तो जैसे ही स्केर्सली का यूज होता है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और वो भी पास्ट की, तो यहाँ पे ना स्केर्सली हैड आएगा, यहाँ पे ये ए पार्ट आएगा, स्केर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन, और ये स्टैंडर्ड सेंटेंस है, ये ऐसे ही बनता है जैसे नो सूनर वाला बनता है, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम, तो ये नो सूनर स्केर्सली वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं, इनके बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगती है, स्केर्सली हैड ही एंटर्ड आएगा, तो ये वाला ए पार्ट आएगा इसका। दूसरा इट वाज ए ड्रॉन गेम, नाइदर ऑफ कभी भी आ जाए तो इसको ना सिंगुलर, एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे वाज लगा है तो आप इसको वाज लगाओगी तो यहाँ पे वाज आएगा। नाइदर ऑफ द टीम्स, ये ऐसा है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि यहाँ पे टीम्स लिखा है तो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे लोग आर लगा देते हैं या फिर नो इम्प्रूवमेंट लगा देते हैं, इसका आंसर ए पार्ट आएगा, बाज आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाज है, बीते हुए समय की बात है, और नाइदर ऑफ को एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ द फादर बाय प्रेयर, जब ये प्रेयर लिखा होता है जैसे इंफीरियर सुपीरियर, तो IOR से जो एंडिंग होती है जब वर्ड की, तो इसके बाद प्रपोजिशन टू लगाते हैं, तो बी पार्ट आएगा इसका आंसर। अब देखो ये कंप्रीहेंशन आज सबका ही गलत गया था, ये करते हैं। तो कंप्रीहेंशन में देखो पहला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया रूरल पॉपुलेशन, तो ये शुरुआत में दिया हुआ था, पहले ही लाइन है, रूरल इंडिया फेसेस सीरियस शॉर्टेज पावर वाटर हेल्थ फैसिलिटी रोड्स, these are known and recognized, however the role of technology in solving these and other problems is barely acknowledged and the actual availability of technology in rural areas is marginal, तो ये
पहली लाइन में ही दिया हुआ था इसका। पहला है कि वो कहाँ पे था, कि प्रॉब्लम कहाँ इंडिया फेस कर रहा है। एक तो हेल्थ केयर में, ये सही है, पहला सेंटेंस सही है, ए हाँ पार्ट जी। हेल्थ। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच हैव बीन बोरोड फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का तो उन्होंने कहीं नाम ही लिया कि हमने टेक्नोलॉजी फॉरेन से बोरो की है, ये दूसरा पूरा गलत है। उन्होंने बोरोड का एब्रॉड का कहीं से नाम नहीं लिया। तीसरा है लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये इसी पैराग्राफ में आगे लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है। द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर विच ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिस्टेंस टू ओवर हाफ द कंट्री पॉपुलेशन। तो ये वाला सही है, दूसरा गलत है, ठीक। मतलब इसका आंसर ए एंड सी आ जाएगा। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जब खेती ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा यूज होगा। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ओनली डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर्म, ये नॉट पूछ रहा है कौन सा गलत है, कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर्म में इसको यूज करते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन से वेल्थ क्रिएट हुई, डैमेज लैंड डैमेज हुई फर्टिलाइजर के ज्यादा यूज से, या फिर वीट की सप्लाई ज्यादा हो गई। ये तो अगला इसके आगे लिखना देखना पड़ेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है द ग्रीन रिवॉल्यूशन of 1970 was in fact powered by the scientific work in various agriculture research institute। वहां पे उसने ये लिखा हुआ है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वहां पे उसने दिया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म। तो ये आपका गलत हो गया, ये सेंटेंस आपका बी पार्ट गलत हो गया, ये आंसर है, क्योंकि उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म नहीं दिया, उन्होंने इसको दिया है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये गलत हो गया। उसके बाद देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर है, ये दिया हुआ है उसमें, ये सही है। लैंड रिसोर्सेज ओवर यूज हुआ फर्टिलाइजर से, ये भी सही है। प्रॉस्पेरिटी आई, ये भी सही है, उसमें दिया हुआ है। वीट सरप्लस हो गया, ये भी सही है। बाकी सारे सेंटेंस सही हैं, बस यही बी ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म की वजह से गलत है। नेक्स्ट है why there no motivation to reduce power consumption। पावर कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए कोई मोटिवेशन क्यों नहीं है? देखो क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका आंसर ए पार्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है इसी पैराग्राफ में आगे, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है technology that reduce power consumption of pumps are vital. Unfortunately, their use is minimal since agriculture power is free। ये यहाँ पे दिया हुआ है, और largely subsidized। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, तीसरे का ए पार्ट आ जाएगा। देखो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब फसल कट जाती है उसके बाद की टेक्नोलॉजी सच एज कोल्ड स्टोरेज है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दिया हुआ है। Regulatory procedure will have to be more stringent. Prices of commodity like fruits and vegetable will fall। उसके बाद दिया इनकम ऑफ रूरल पॉपुलेशन विल फॉल, पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये कोल्ड स्टोरेज वाला देखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। देखो ये इसी में दिया हुआ है, ये रहा। Cold storage and cold chains for transportation to market is of great importance of many agriculture products, particularly fruit, vegetable, but are non-existent. These are clearly technology with an immediate return to investment benefit for all farmer and consumer technology provider. However, regulatory structure variables are holding back investment। तो जो भी ऑप्शन इसमें दिए हैं, एक भी ऑप्शन पैराग्राफ से मैच नहीं करता। यहाँ पे दिया है कि वो कह रहे हैं कि उसको फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को वो प्रोकर करते हैं, यहाँ पे वेस्टेज लिखा है, ये गलत हो गया। रेगुलेटरी प्रोसीजर का ये भी कह रहा है मोर स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। रूरल की इनकम ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, पॉल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं किया है, तो इसका आंसर नन ऑफ दी, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑथर का इस पैराग्राफ से, इसका सेंसर साइंटिस्ट फॉर नॉट अंडरटेकिंग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, रिसर्च तो वो कर रहे थे, तो गलत हो गई। क्रिटिसाइज फार्मर फॉर नॉट यूटिलाइजिंग एक्सपेरिमेंटल लो कॉस्ट, ये भी गलत है कि टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे।
exhort the government to subsidize cost of utilizing technology, वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रमोट ए सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन आना चाहिए, ये भी गलत है। एडवोकेट ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एंड, ये सही है। ऑथर इस पैराग्राफ में सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि हमें जो है रिसर्च और टेक्नोलॉजी का यूज है एग्रीकल्चर में, उसको स्कोप को बढ़ा देना चाहिए, तो ई पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं। Which of the following is not true in the context of the passage, पैसेज के हिसाब से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। In recent time, the benefit of science and technology have not been felt in agriculture, कह रहा है कि महसूस नहीं किया टेक्नोलॉजी, तो गलत है। टेक्नोलॉजी किया तभी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। The current means of rural transportation are ideal, कह रहा है which of the not true पूछ रहा है, जो सही नहीं है। तो पहला तो सही है, वो टेक्नोलॉजी जो है इस पैराग्राफ के हिसाब से कह रहा है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में नहीं यूज किया जा रहा है, मतलब पहला सही हो गया इसके हिसाब से, नॉट पूछ रहा है इसलिए। नेक्स्ट कह रहा है द करंट मीन्स ऑफ रूरल ट्रांसपोर्टेशन आर आइडियल, लो कॉस्ट, नॉन पॉल्यूटिंग। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू ओवर 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये भी सही है। ये ना इसने ना डायरेक्ट डाटा नहीं दिया, लेकिन घुमा फिरा के इसमें शुरुआत में बोला हुआ है इसने। देखो यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर विच आल्सो प्रोवाइड्स सब्सिस्टेंस टू ओवर हाफ द कंट्री पॉपुलेशन। हाफ का मतलब क्या हुआ, 50%। हाँ, तो ये ना डायरेक्ट नहीं दिया, इसको घुमा फिरा के दिया हुआ है उसमें। तो इसमें क्या है, ये भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया, मतलब कौन सा गलत हुआ, बी पार्ट गलत हुआ, तो ओनली बी आंसर आएगा इसका। द करंट मीन्स ऑफ रूरल ट्रांसपोर्टेशन आर आइडियल, वो आइडियल नहीं है, गलत है। व्हाट इज हैम्पर्ड इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, कि कौन सी चीज है जो हैम्पर कर रही है, रोक रही है इन्वेस्टमेंट को। cost of implementing such technology higher, no tangible benefit, obstacle from statutory authority, rapid, तो ये सी पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट इसी में अगली लाइन थी वो थे, ये दिया हुआ है। However, regulatory and structural barriers are holding back investment, तो सी पार्ट आंसर है। However, regulatory and structural barriers, तो ये दिया हुआ है इसमें, सी पार्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सी पार्ट आ गया। What is the role of mobile technology in rural economy? मोबाइल टेक्नोलॉजी मतलब चलती फिरती टेक्नोलॉजी का क्या यूज है रूरल इकोनॉमी में, ये पूछ रहा है। इट विल नॉट प्ले लार्ज रोल, नहीं ये तो गलत है, टेक्नोलॉजी तो प्ले करेगी रोल। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर टू मैनिपुलेट कमोडिटी प्राइस, नहीं वो प्राइस नहीं चेंज कर सकते, इससे अपनी इनकम तो बढ़ा लेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, लेकिन प्राइस मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये गलत है। इट विल लार्जली बी बेनिफिशियल सिंस सच टेक्नोलॉजी चीप की वजह से वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, नहीं ये भी गलत है, कोई नहीं सही है, ई पार्ट आएगा नन ऑफ दिस। Which of the following is currently not a threat to the rural economy? रूरल इकोनॉमी के लिए कौन थ्रेट नहीं है, थ्रेट मतलब डर नहीं है। inadequate rural infrastructure such as roads, रूरल नहीं, रूरल अगर इनएडिकेट अपर्याप्त रोड होंगे तो माल ही नहीं शहर तक पहुंच पाएगा, गलत होगा। एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सही है, ये बी पार्ट सही है। फ्लक्चुएटिंग पावर सप्लाई, नहीं पावर सप्लाई नहीं होगी तो फिर खेती नहीं हो पाएगी, मतलब ये सही है, बी पार्ट डी पार्ट, मतलब कि अगर हम रूरल इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये कोई डर वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, बी पार्ट आ जाएगा। चलो 10वां करते हैं। Which of the following is true in the context of the passage? About 33% of arable land in India is irrigated. नहीं, इसमें ना 33% की ऐसी कोई बात नहीं की गई है इस पैराग्राफ में, गलत। There is hardly any motivation to utilize technology to optimum water usage among farmers. Hardly any motivation नहीं, ये भी गलत है। Climatic information can easily be made available to farmer, इसमें क्लाइमेट की कोई बात नहीं की गई, सारे ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दीज आ गए। तो ये समझ लगा? हाँ जी।
चलो अब देखो ये इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स थे। मार्जिनल का पूछा, मार्जिनल का सिनोनिम। मार्जिनल मीन्स क्या होता है? तो ठीक ठाक, बीच का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। बाकी सब गलत है। एडवर्स मतलब होता है उल्टा, सीवर, टफ, डेट्रीमेंटल, गिरावट, सब गलत। फॉल्ट मतलब होता है दोष, तो इसका ब्लेम आ जाएगा, ब्लेम, दोष लगाना। नेक्स्ट है डायर। डायर मीन्स होता है अर्जेंट, मतलब अलार्मिंग आ जाएगा। डायर नीड, अर्जेंट नीड, अलार्मिंग आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है मीनिंग अपोजिट पूछ रहा है। पोटेंशियल मीन्स होता है पावर, तो पावर का क्या आ जाएगा? अनेबल, असमर्थ, नहीं कर पा रहा। इनइक्विटिस, इनइक्विटिस का मतलब होता है इमोरल पर्सन, तो इसका क्या आ जाएगा? वर्चुअस, गुडी पर्सन, जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है। तो ये समझ लगा कंप्रीहेंशन? हाँ जी सर। हाँ, ये यार सबका गलत किया था। अब देखो ये सिलोजिम वाले करते हैं। पहला है, पहला है सम टॉम्स आर जेरी, तो ये बना लेते हैं इसका। सम टॉम्स आर जेरी। फिर कह रहा है ऑल जेरी आर कैट, ये कैट बना लिया। ऑल कैट आर एनिमल, ये इसका बना लिया। ये आ गया टॉम। अब कंक्लूजन देखते हैं, जिसको नीचे बनाना था फिर। ये आपका है जोएरी, ये आपका कैट, ये आपका एनिमल, और ये आपका रहा टॉम। अब देखो पहला कह रहा है सम टॉम आर नॉट एनिमल, एनिमल का ये बड़ा वाला है। तो यहाँ पे कुछ टॉम तो एनिमल है, ये इधर के इतने एनिमल हैं, ये कुछ नहीं है, तो हो सकता है सही हो जाए पहला। दूसरा कह रहा है ऑल टॉम आर एनिमल, अब कह रहा है ऑल टॉम एनिमल है, ये सारे के सारे टॉम। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं सही हो सकती। या तो ये सम टॉम, आप ऐसे कह सकते हो कि सम टॉम एनिमल्स नहीं होंगे इधर वाले, या फिर ऑल टॉम एनिमल, दोनों में से एक ही बात सही होगी। तो इस वाले में क्या आएगा? आइदर। पहले समझ लगा? ये सर नहीं समझ नहीं लगा। देखो इसमें पहले ऑप्शन में कह रहा था सम टॉम आर नॉट एनिमल, कुछ टॉम जो है एनिमल नहीं है। तो यहाँ पे इतने जो वाले टॉम थे वो एनिमल नहीं थे, ये बात सही थी। हाँ जी। दूसरा कह रहा है ऑल टॉम आर एनिमल, मतलब कि सारे के सारे टॉम एनिमल हैं। तो दोनों एक साथ दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसमें आइदर आएगा, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 2 सही होगा, आइदर आएगा। मतलब सर सब्जेक्ट वाला देख के अपन करना भी, दोनों जो सब्जेक्ट सेम हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे सम नॉट वाला केस है, सम और नो वाला नहीं ना। जैसे वहां पे हम हाँ करते जी। थे सम एज, सम। सम सम नो एज सी, सम एज नॉट सी, है ना? हाँ जी। वही वाला है, आइदर आएगा। ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में कह रहा है सम बॉय आर क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन। कह रहा है नो बॉय इज बॉलर। अब पहला कंक्लूजन है, कह रहा है सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, कुछ क्रिकेटर बॉलर नहीं है। सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर। तो देखो जब ये नो एसी वाला है, देखो इस तरह से, ये नो एसी, तो यहाँ पे नो एसी में सम नॉट ठीक होता है, तो पहला सही है। हाँ नो जी। दूसरा कह रहा है ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, सारे के सारे जो बैट्समैन हैं वो कभी भी बॉलर नहीं हो सकते, ये बात सही है दूसरा, क्योंकि ये दूर दूर हैं, तो कभी भी कैन नेवर बी बॉलर, कभी भी नहीं हो सकते, तो दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बोथ आएगा, बोथ फॉलो। कैन नेवर भी मतलब सर भी कैन, डेफिनेट होगा, भी है ही नहीं है। हाँ कभी भी नहीं हो सकते, कैन नेवर, बैट्समैन बॉलर कभी भी नहीं हो सकते। ठीक। यहाँ पे देखो ऑल कॉफी आर समर, सम टी इज कॉफी। फिर कह रहा है सम समर आर कोल्ड। अब कॉन्क्लूजन देखते हैं। पहला कॉन्क्लूजन आपसे कह रहा है ऑल टी
बीइंग कोल्ड इज पॉसिबिलिटी, कि जो सारी की सारी टी हैं वो जो है आपकी कोल्ड हो सकती है, ये ऑल टी आर कोल्ड कॉफी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे कोल्ड और टी में कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, और नो रिलेशन मतलब सम और ऑल हो तो पॉसिबिलिटी होती है टेबल के, Possibility बनती है। हाँ टेबल के हिसाब से। दूसरा कह रहा है सम कॉफी आर नॉट डेफिनेटली कोल्ड, दूसरा कह रहा है सम कॉफी आर नॉट डेफिनेटली कोल्ड, जो कुछ कॉफी है वो कोल्ड नहीं है, कॉफी और कोल्ड में कोई रिलेशन ही नहीं, दूसरा गलत होगी, तो इसमें ओनली फर्स्ट फॉलो आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो सम ब्लू आर ग्रीन, फिर कह रहा है सम ग्रे इज ब्लू, फिर कह रहा है ऑल ग्रीन आर वाइट। अब कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन में पहला कह रहा है सम ग्रे इज वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, ग्रे और व्हाइट में देखो रिलेशन है, ग्रे और व्हाइट में नो रिलेशन है, और सम और ऑल दिया है तो पॉसिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटी है। उसके बाद कह रहा है ऑल ग्रीन आर ग्रे इज ए पॉसिबिलिटी, ग्रीन और ग्रे में देखो रिलेशन है, ग्रीन और ग्रे नो रिलेशन, लेकिन ऑल दिया है तो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है। दोनों सही है, बोथ आ जाएगा। लास्ट देखो ऑल सॉइल आर प्लांट, नो अर्थ इज प्लांट, नो ऑल अर्थ आर वाटर। अब देखो दूसरा दे पहले कर, नो वाटर इज सॉइल, नो वाटर इज सॉइल, कोई भी वाटर सॉइल नहीं है, तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है नो वाटर सॉइल का। देखो ई का पी के साथ में तो रिलेशन है, लेकिन ई का एस के साथ में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि पी जो है ई से और डब्ल्यू से जुड़ा हुआ है, नो ए सी का इन दोनों के साथ में, इसके साथ में नहीं। यहाँ पे कह रहा है नो वाटर इज सॉइल, तो इनका इसका रिलेशन नहीं है इसका, तो ये दूसरा तो गलत है। लेकिन जो पहला है सम प्लांट विच आर वाटर और ऑल्सो सॉइल, सम प्लांट विच आर वाटर, जो मतलब कुछ प्लांट जो वाटर होंगे वो क्या होंगे, सॉइल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सम सॉइल पी है, तो जब कुछ सॉइल पी होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कुछ जो आपके पी हैं प्लांट है वो वाटर भी हो जाएंगे, तो पहला सही हो सकता है लेकिन दूसरा सही नहीं होगा। ये समझ लगा, ये थोड़ा टिपिकल सा था। ये समझ लग गए। हाँ जी। अब देखो मैथ के क्वेश्चन करते हैं। मैथ के क्वेश्चन ये बड़े आसान थे। पहला कह रहा है दिलीप, राम और अवतार स्टार्टेड ए शॉप बाय इन्वेस्टिंग, तो इन्होंने दिलीप ने, राम ने और अवतार ने, इन्होंने 2700 रुपए लगाए, इसने 8100 रुपए लगाए हैं और इसने धंधे में लगाए 7200 रुपए। पहले तो इनका ना रेशियो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काट दो, 9 × 27, 9 × 81, 9 × 72, तो इनका रेशियो कितना आ गया 3, 9 और 8। At the end of the 1 year, the profit earned by distributed if the RAM share by 3600, तो राम का शेयर, तो राम को हम ऊपर लिखेंगे, बाकी को नीचे जोड़ देंगे, और टोटल दिया नहीं है, पूछ रहा है इसमें, तो राम का शेयर दिया 3600, तो ये आ जाएगा 9 और 8 17, 17 और 3 20। अब ये डाटा को सबको उधर ले जाओ, 3600 इंटू 20/9, ये 9 से काट दो, 9 × 36, ये आ जाएगा 400, 4 दूनी 8, तो ये 8000 आ जाएगा एक पार्ट। ये समझ लगा। हाँ जी। ये कुछ लोगों ने डाटा एडिकेट लगा रखा था इसके बाद। पहला क्वेश्चन आसान था, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सोनिया स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग, 60,000 रुपए लगाए सोनिया ने बिजनेस में 60,000 रुपए लगा दिए। आफ्टर 6 मंथ विवेक ज्वाइंड विद एन अमाउंट रुपीज, विवेक ने लगाए 1,40,000 रुपए। आफ्टर 1 ईयर कीर्ति ऑल्सो, कीर्ति ने ज्वाइन कर लिया 1,20,000 रुपए लगा के। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर द बिजनेस यील्डेड, ये बात हो रही 2 साल के बिजनेस की।
अब देखो शुरुआत में सोनिया ने लगाए हैं, स्टार्टेड बिजनेस शुरुआत में ही लगाए, तो इसने 2 साल के लिए लगाए होंगे पूरे, हाँ जी। और आफ्टर 6 मंथ मतलब 1.5 साल के लिए इसने लगाए होंगे। एक सही 1/2 1.5 साल हुआ, 2 एकम 2 और 1 3/2 3/2 मतलब हाँ जी। 1.5 साल। और फिर कीर्ति ने लगाए 1 साल बाद, तो 1 साल का इसका हो गया, तो इतना समय लग गया। हाँ जी। बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी। अब देखो 4 0 से 4 0 काट के अब इनका रेशियो बनाते हैं। 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14, 7 या 21 और ये आ गया 12। ये और कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक, तो इनका रेशियो मैंने निकाल लिया, सोनिया का, विवेक का और कीर्ति का 4 7 4। अब कह रहा है कि 2 साल बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ 4,50,000 रुपए हुआ, तो विवेक का बताओ, तो विवेक को ऊपर रखो, इनको नीचे जोड़ दो, 7 अच्छा 11, 11 और 4 15, और टोटल आपका 45, ये 4,50,000 से मल्टीप्लाई करो, काट दो इसको, 15 तिया 45 और मल्टीप्लाई कर दो 7 तिया 21,000, आंसर आ गया। तो ये समझ लगा है क्वेश्चन? हाँ जी सर। चल अगला क्वेश्चन देखो। एक बिजनेस है, उसमें ए और सी ने इन्वेस्ट किया है। देखो ये क्वेश्चन देखो, कमाल का क्वेश्चन बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए और सी का जो रेशियो है वो 2 और 1 है। वेयर एज द रेशियो बिटवीन द ए और बी 3:2 है। अब देखो इसमें क्या है, हम जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें क्या हम बी और बी को बराबर करते थे, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, ए, तो हमने यहाँ पे ए को बराबर करेंगे, बी को बराबर, बी और सी को नहीं करेंगे, ए और ए को बराबर करेंगे। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है, तो बराबर करने को क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएंगे। ये आ जाएगा 6 3, ये आ जाएगा 6 4। समझ लगे? हाँ जी। तो ए की वैल्यू देखो, कंपैरिजन करो, 6 आ गई, सी की 3 है और बी की 4 है। बोलो इतना लगा पता? हाँ जी सर। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, हाउ डिड बी रिसीव, तो बी को कितना मिलेगा, बी को ऊपर रखो, बाकी सबको जोड़ के टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, 1,57,300, 6 4 10 और 3 13, तो 13 से काट दो, 13 एकम 13, 2 बचे 27, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, और फिर इसको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका बी पार्ट आ गया। समझ लगा तीसरा? हाँ जी सर। आज आपने 1 2 किए भी थे, है ना? हाँ जी कितने से सर? 2। हाँ, पहली बार आपने किए। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेलवे फेयर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास बिटवीन 2 स्टेशन वर इन द रेशियो 8 6 और 3। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का जो फेयर है वो 8 6 और 3 दिया हुआ है। द फेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वर सब्सिक्वेंटली रिड्यूस। फर्स्ट क्लास का किराया उन्होंने कम कर दिया 1/6। अगर 1/6 कम किया तो अभी भी वो कितना ले रहे होंगे, 5/6। इसको 1 में से घटा के निकाल ली। और दूसरी है वो 1/12 कम किया है, तो अभी भी वो कितना ले रहे हैं, 12 कम 12 और 11/12। कितना समय लग गया? हाँ जी सर। इसको जितना ले रहे हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कि भाई इतना ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 पंजे 20/3 हो गया। ये 6 दूनी 12, ये 11/2 आ गया, और ये 3 आ गया। उसके बाद में कह रहा है कि इफ ड्यूरिंग ए ईयर द रेशियो बिटवीन द पैसेंजर। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये पैसेंजर का रेशियो दिया है 9 12 और 26, ये पैसेंजर का रेशियो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि टोटल अमाउंट कलेक्टेड, देखो ये है आपका फेयर और ये है पैसेंजर, तो 9 पैसेंजर इसके हिसाब से पैसा देंगे, 12 पैसेंजर इसके हिसाब से, 26 पैसेंजर इसके हिसाब से देंगे, तो इनको कर लो मल्टीप्लाई आपस में, तो टोटल आपके पास में कलेक्शन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा कितना है। तो ये पहला सर आप फेयर दी रेशियो कर दी है ऊपर। हाँ, वो डाटा पूरा फेयर का था, यहाँ तक जो क्वेश्चन में बात कर रहा था, नीचे पैसेंजर की बात कर रहे हैं। अब मान लो जलंधर से लुधियाना का किराया 50 रुपए है, तो एक बंदा देगा तो 50 रुपए देगा, 2 बंदे देंगे तो 100 रुपए देंगे।
वही और चीज तीन। वही चीज है, ये फेयर है, ये पैसेंजर। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 60, ये आ गया 11 छक्के 66, और ये आ जाएगा 26, 20 3 4 6 3 78। तो इतना समय लग गया। हाँ जी। इन्हें काट के रेशियो निकाल लो, 2 से काट दो, 30, 33, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 26 है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द कलेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट पैसेंजर। फर्स्ट पैसेंजर से कलेक्शन पूछ रहा है और टोटल टिकट बिकी है 1088 रुपए की। तो फर्स्ट को ऊपर रखो, बाकी सबको जोड़ के नीचे ले आओ और इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। वन 088 समझ लगे? हाँ जी सर। तो ये कर लो, ये हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। हाँ जी सर। इसका आंसर 320 आएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 among PQR in the ratio 1:3, it was divided in the ratio 2:3:4 by mistake. Who gained in this transaction? ये क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो जो पहले कंसेप्ट बताया था वो लगाते हैं। देखो ये रेशियो में दिए हुए हैं, तो मैंने बताया था जब रेशियो में ये दिया हुआ फ्रैक्शन में, तो इसको इंटीजर बनाते हैं। इंटीजर कैसे बनाएंगे? 2 3 4 का एलसीएम लो, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, और फिर इसको सॉल्व कर लो। 2 छक्के 12 तो ये 6 आ गया, 3 चौक 12 4 आ गया, तो ये आ गया 6 4 3 आ गया। तो ये PQR का रेशियो था। ये गलती से हुआ है बाय मिस्टेक, लेकिन होना कितना चाहिए था? 2 3 4 होना चाहिए था। तो अगर देखो ऊपर वाले के हिसाब से देखें, 117 को डिवाइड करें तो पहले 6 6 4 3 इंटू 117, तो इसका हिस्सा निकालो। 6 4 10 और 3 13 आ जाएगा। यहाँ पे 13 निम्मा 117, तो 6 निम 54 आ जाएगा। तो ऊपर वाले के हिसाब से यहाँ आ गया 54। 4 के हिसाब से निकालेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 9 36, यहाँ पे 36 लिख दो। और तीसरे वाले के साथ आएगा 3 इंटू 9 27। ये समझ लग रहा है? 36 27। हाँ जी सर। अब ये दो वाले के, हाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये दो वाले से निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 117। तो ये है 2 3 5 4 9, 9 से काट देंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26। फिर ये आ जाएगा 13 3 39, 13 चौक 52। कह रहा है हु गेट इन दिस ट्रांजेक्शन, किसको गेन हुआ है? तो देखो यहाँ से 36 से 39 हुआ, तो एक तो इसको गेन हुआ क्यू को। यहाँ 27 से 52 हुआ, तो इसको भी गेन हुआ, लेकिन पी को कम हुआ है। पी का 54 से 26 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? क्यू और आर आ जाएगा। क्यू और आर को गेन हुआ, बस पी को घाटा हुआ। ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन था ना ये? हाँ जी। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। An employer reduced the number of his employee in the ratio 9:8 and increased their wages in the ratio 14:15. ऊपर वाले हैं एम्प्लॉय का रेशियो, नीचे वाला है बेज का रेशियो। अब देखो पहले एम्प्लॉय का रेशियो था 9x, और फिर उसका रेशियो हो गया 8x, और उनका बेज पहले था 14 बाई मान लो इसको, बाद में हो गया 15 बाई, है ना। और शुरुआत में उनका बेज दिया हुआ है। देखो ये है एम्प्लॉय, ये है बेज, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल तनख्वाह आ जाएगी उसकी। हाँ जी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये दिया नहीं, ये निकाल लेंगे। दे ये मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 8 से, 15 8 120 एक्स बाई। ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। 9x इंटू 14y बराबर 18900। एक्स वाई को इधर ही रखो, 18900। 9 और 14 को नीचे ले आओ, इसको काट दो। 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब 7 से काट दो, 7 के 21, 7 दूनी 14। अब 2 से काट दो तो 150 आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 150।
वो यहाँ रख दो, 120 इंटू 150। अब ये मल्टीप्लाई करो, 15 12 कितना होता है? 180। ये याद कर लो, 15 12 बहुत तंग करेगा ये, और निकाल भी सकते हैं जल्दी से। कल जो ट्रिक की थी, 12 इंटू 15 कितना होता है? 17। हाँ और जी। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 170 हो जाएगा। फिर 5 को 2 से 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 180। तो मतलब याद ही कर लो, 12 15 180 होता है। और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वेज विल डिक्रीज। तो पहले था आपका 18,900, अब हो गया 18,000। तो बस इसका रेशियो पूछ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो आंसर क्या आ जाए? 21/20। 20। ये ए पार्ट आंसर आ गया। समझ लगे? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पी और क्यू ने एक बिजनेस में 2 और 3 के रेशियो में पैसे लगाए। आफ्टर 1 year P left the business and Q continued. After 2 years the total profit was 26,000. तो देखो, इसने एक साल बाद धंधा छोड़ दिया, तो इसका 1 साल का ही काउंट होगा, इसने 2 साल के लिए, तो इसका 2 साल के लिए काउंट होगा। तो इनका रेशियो आ गया 2:6। काट दोगे तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3। अब तो कितना आसान है, क्यू का प्रॉफिट पूछ रहा है, क्यू को ऊपर रखो, दोनों को नीचे जोड़ के टोटल दिया 26 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। इसको काट दो, 4 से काट दो, पहले 2 से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं, तो 6500 आ जाएगा। फिर 6500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 19,500 आंसर आ जाएगा। ये शायद आपका सही गया था ना? नहीं सर, ये नहीं किया था, मेरे लास्ट 2 सही गए थे, 9th और 10th। ये समझ लग गया? हाँ जी। बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलो 8वां करते हैं। 8वां क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ABC ने एक धंधे में पैसे लगाए 3 6 5 की फॉर्म में। फिर कह रहा है A and C आर वर्किंग पार्टनर, A और C वर्किंग थे, ओनली B इज स्लीपिंग पार्टनर। B स्लीपिंग पार्टनर था। हिज शेयर बिल 3/4। उसका शेयर कितना था? 3/4। तो मैंने इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको सॉल्व किया, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो इसका आ गया 3 3 9/2। अब कह रहा है इफ दे मेक ₹50,000 प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज री इन्वेस्टेड। मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ था 50,000 का, 50,000 का हाफ जो है री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 25,000 फिर से धंधे में लगा दिया। इन द बिजनेस एंड अदर हाफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये 25,000 तो बिजनेस में लगा दिया, बचा 25,000 ये इन्होंने बांट लिया आपस में। तो पहले तो इनको ना 3 9/2 5 है, इनको ये फ्रैक्शन में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबको इसको इंटीजर बनाओ, तो ये आ जाएगा 6। ये 2 से 2 कट जाएगा, 10। तो ये चीज समझ लग गई 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? हाँ जी सर। वो ये 2 नीचे वाला, ये 2 नीचे वाला 2 काटने के लिए। हाँ जी। अब कह रहा है सी को कितना मिलेगा, तो सी को ऊपर रखो, बाकी सबको जोड़ के, और टोटल 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 6 15 और 10 25। 25 से 25 कट गया तो 10,000 आंसर आ गया। समझ लगा क्वेश्चन? सी पार्ट। हाँ जी सर। 25,000 तो धंधे में लगा दिया था उन्होंने, तो 25,000 ही बचा है। ये क्वेश्चन आपका सही गया था। हाँ जी। इसमें कह रहा था सम ऑफ 2 नंबर इज 20। 2 नंबर मैंने XY मान ली, और उनका कह रहा है ज्योमेट्रिक। देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √XY। जैसे मैं कहूँ कि भाई 2 नंबर है X और Y, तो उनका मीन निकालो, तो हो गया X + Y/2। इसे एवरेज भी बोलते हैं और इसे अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ये बात एक ही है। लेकिन अगर कहे ज्योमेट्रिक मीन, तो इनको √ लगा के दोनों को अंदर डाल दो, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको ऑप्शन से करना ज्यादा ठीक रहेगा। ऑप्शन से कैसे है कि पहला ऑप्शन उठा लो 4 और 1, और इनको मल्टीप्लाई करके नंबर बना लो। मान लो इसको 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो नंबर आ जाएंगे 16 और 4। तो देखो वो कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 20, तो इनका देखो सम भी 20 आ रहा है, और कह रहा है कि इनका ज्योमेट्रिक मीन, तो इनको अंडर में डाल के मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 64 तो 8 आ गया। वो कह रहा है 20% कम है। अब देखो
ये नंबर क्या थे 16 और 4 और उनका जो अर्थमेटिक मीन है 20% कम है। अब देखो 2 का 10% कितना होगा? 2 का 10% तो देखो इस 10%। हाँ 20% लोअर हो रहा है ना। हाँ जी। यहाँ पे 16 4 जोड़ा 20 हो गया, इसको मीन निकाल लो तो 10 आ जाएगा। अब देखो 10 का 10% 1 होगा, 10 का 10% 1 ठीक। होगा और 10 का 20% कितना होगा? 2। 2। अब देखो ये अर्थ में ज्योमेट्रिक मीन 2 ही कम है 10 से, वो यही कह रहा था। तो पहला ऑप्शन सही होगा। आपने ऐसे किया था? ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है 50 less head applied and 25 less selected, the ratio of selected to unselected would be 9/4। क्या कह रहा है? रेशियो सेलेक्टेड का और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9/4। So how many candidate had applied if the ratio of selected to unselected was 2/1? सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो दिया है 2/1। तो सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड तो टोटल कितना हो गया? 3। 3। टोटल 3 हो गया। तो अब कह रहा है 50 लेस एड अप्लाइड, मतलब टोटल में तो इसको 3x और x मान लो। तो टोटल में कह रहा है 50 लेस अप्लाइड हमने टोटल मान ली और कह रहा है 25 लेस सेलेक्टेड। सेलेक्ट का रेशियो कितना दिया हुआ है? इनका रेशियो ये ऊपर टोटल दिया है, देखो सेलेक्ट अनसेलेक्ट का रेशियो 9/4 है। तो इनको जोड़ दोगी तो 9 4 13 ये टोटल का आ जाएगा। यहाँ पे डाटा टोटल का लिखा है तो यहाँ पे ऊपर 13 आ जाएगा बट्टे। अब नीचे जो डाटा लिखना है वो हमने लिखना है 25 लेस सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का डाटा लिखना है। सेलेक्ट कितने हुए हैं? ये डाटा किसका दिया हुआ था नीचे? 2/1 का रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड। सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। 25 सेलेक्ट हुए हैं तो ये यहाँ पे रेशियो आ जाएगा x माइनस 25 कम सेलेक्ट हुए हैं और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? अनसेलेक्टेड का 4। अनसेलेक्टेड का रेशियो 4 दिया हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 4 थी 12x माइनस 4 पंजे 20, 13x माइनस इसको कर लेंगे 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो ये आ जाएगा 415 और फिर 13x माइनस 12x तो इसका आ जाएगा x, ये 200, ये 415 उधर पहुंच जाएगा तो आंसर आ जाएगा इसका 200, 125 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये 325 आएगा ना यहाँ मल्टीप्लाई करके। हाँ जी। ये 325 हो गया, 125 आ गया। अब वो कह रहा है कि टोटल बताओ, टोटल कितने? 3x, x की जगह वैल्यू रख दो 125 तो ये आ जाएगा आपका 12 × 36 5 × 15 375 आ जाएगा। 75। सही पढ़ा है। ये आपका सही था ना? हाँ जी सर। समझ लगा है आज का टेस्ट? हाँ जी। चलो ठीक है, ओके बाय।